झारखंड राज्य अलग करो। जब तक झारखंड ये पृथक प्रांत नहीं होता है तो हमारे यहाँ के लोगों का भलाई नहीं हो सकता है। और हम लोगों का तो दशा ऐसा स्थिति हो गया कि पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों को बंगाली बोल करके मानता नहीं था, बिहार में भी बिहारी बोल करके मानता नहीं था। तो हम लोगों का कोई आइडेंटिटी नहीं है। 25 वर्ष में झारखंड के समकक्ष में जो दूसरी राज्य बनी वो लोग ज्यादा बढ़िया किया, ऐसा क्या वजह है? चाहे खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हम लोग काफी पीछे हो गए अपने ही राज्य में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन सर अभी भी एक बड़ा चैलेंज है झारखंड के लिए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? और हमको उम्मीद है कि आने वाला समय में हमारे यहाँ उद्योग स्थापित होगा। एजुकेशन पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम बजट बनाते हैं। आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में मिल रहा है, स्मार्ट क्लास सब जगह में मिल रहा है, स्मार्ट बोर्ड सब जगह में मिल रहा है। शहर में खेलने के लिए मैदान धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। सिर्फ शहर का विषय नहीं है, ये गाँव का भी विषय है। जो टूरिस्ट बाहर हैं झारखंड से और झारखंड आना चाहते हैं घूमने के लिए, आप उनको किस तरह का भरोसा देना चाहेंगे कि वो क्यों आए झारखंड? नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच एक नए मेहमान होंगे और हम मिलेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो झारखंड की राजनीति में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और एक ऐसे क्षेत्र से वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्षेत्र झारखंड के नक्शे पे बहुत ही पिछड़ा माना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे साइबर क्राइम अपने पीक पे है। हम बात कर रहे होंगे एक अध्यापक के पुत्र और एक कामयाब राजनीति और विधानसभा के अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय महोदय श्री रविंद्रनाथ महतो जी के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप लोगों को और आपके इस चैनल परिवार के तमाम सदस्यों को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम जब आपसे बात करने के बारे में प्लान करके निकल रहे थे तो हमने देखा कि आप बीएड किए, तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो आप शिक्षक बनने का होगा, तभी आपने बीएड किया। फिर राजनीति में कैसे, थोड़ा बताएंगे? देखिए, हम लोगों ने छात्र जीवन से ही गुरु जी के आदरणीय दिशम गुरु वीर शिव सोरेन के सानिध्य में थे और उनके विचारों को सुनते थे। और उनका विचार को सुनने के बाद उस समय का जो हम लोगों का मानस पटल होता है, मन होता है, उसमें एक गहरा छाप पड़ा। और हम लोगों को भी विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद लगने लगा कि गुरु जी जो बात हम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए जिस बातों को कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उस बातों में बहुत ज़्यादा दम है और उनका साथ होना चाहिए। और उनका जो पृथक राज्य निर्माण का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में छात्र जीवन के बाद हम लोग भी प्रवेश पा लिए और प्रवेश पाने के बाद फिर निरंतर आगे बढ़ते गए और आज आपके समक्ष में हम हैं। जी सर, आप बचपन में आप जब स्कूल जाते थे, ठीक है ना, उस समय की परिस्थिति के बारे में थोड़ी बताएंगे कि आपके स्कूल जाने में क्या समस्या बाधा थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव के हैं। तो हम लोगों को 1 से 3 क्लास तक यानी तृतीय वर्ग तक पढ़ने का जो मौका मिला है, 1-2 क्लास यानी 1-2 इमली के पेड़ के नीचे हम लोग बैठते थे। अपना घर से बोरा चट्टी ले जाते थे। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप भी बोरा लेके स्कूल जाते थे? बोरा चट्टी लेके जाते थे और इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे जी। और एक शिक्षक महोदय आते थे, हम लोगों को वर्ण परिचय, अक्षर परिचय, पहाड़ा, इन तमाम विषयों का जोड़ घटाव का ज्ञान देते थे। और तीसरा क्लास पास हो जाने के बाद अपने गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पर मध्य विद्यालय था। उसका नाम है माजराडी मध्य विद्यालय। आज वहाँ पर माजराडी मध्य विद्यालय से लेकर के क्लास 2 तक का पढ़ाई होता है।
तो हम लोग पैदल वहाँ से फिर वही बोरा और झोला लेकर के वहाँ पहुँचते थे और वहाँ से 7 क्लास पास की, यानी क्लास 7। और 7 क्लास पास करने के बाद गांव में फिर पढ़ने का व्यवस्था नहीं था। पिताजी शिक्षक थे, तब हम लोगों को हमारा ही जिला में जामताड़ा के, जिसको JBC स्कूल, जंग बहादुर करुणेशन हाई स्कूल, उस समय उच्चतर माध्यमिक होता था। हम लोगों के समय में फिर मैट्रिक तक, एकादश तक रह गया, 11वीं क्लास तक रह गया। उसी में हम लोग दाखिला लिए और छात्रावास में रह करके वहाँ से स्कूल फाइनल का पढ़ाई समाप्त किए। और फिर हमारे तत्कालिक दुमका जिला में प्रतिष्ठित कॉलेजों में से SP कॉलेज दुमका हुआ करता था, वही दुमका कॉलेज में एडमिशन लिए, वहीं से जीव विज्ञान से ग्रेजुएशन किए। फिर आगे की पढ़ाई जीव विज्ञान से आप किए थे? जी, मैं जीव विज्ञान से BSc किया। उसके बाद फिर B.Ed हम उत्कल यूनिवर्सिटी से किया था, भुवनेश्वर से। और मेरा भी मन में एक विषय था कि इस पढ़ाई को समाप्त करने के बाद चाहे प्राथमिक विद्यालय में हो, मध्य विद्यालय में हो, उच्च विद्यालय में हो, कहीं भी अपना नौकरी में योगदान देंगे। और मेरा पिताजी का जो प्रोफेशन था, जो पेशा था, उसी पेशा से जुड़ करके अपना जीवन का निर्वाहन करेंगे। लेकिन बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। टर्निंग पॉइंट था जो आप राजनीति? टर्निंग पॉइंट वही था। हाँ। विशेष करके हमारे दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के झारखंड के सपूतों के प्रति आह्वान था। अच्छा। कि आप हमें साथ दो, झारखंड राज्य अलग करो। जब तक झारखंड ये पृथक प्रांत नहीं होता है तो हमारे यहाँ के लोगों का भलाई नहीं हो सकता है। विशेष करके संथाल परगना और छोटनागपुर के लोग, तत्कालिक 16 जिला हमारे बिहार के अंदर में। तो हम लोगों ने भी देखा कि हर सेक्टर में, चाहे नौकरी चाकरी का हो, चाहे व्यवसाय वाणिज्य का हो, चाहे प्रतिष्ठान के उपलब्धता के क्षेत्र में हो, चाहे खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हम लोग काफी पीछे हो गए अपने ही राज्य में। यानी हम लोग बिहार के होने के बावजूद भी संथाल परगना और छोटनागपुर के लोगों को इन तमाम सुख सुविधा से वंचित होना पड़ा। और इतना वंचित हो गए कि हम लोगों को लगने लगा कि हम बिहार के होने के बाद भी संथाल परगना छोटनागपुर के लोग बिहार के लोगों से बहुत पीछे। यह स्थिति था। और हम लोगों का तो दशा ऐसा स्थिति हो गया कि पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों को बंगाली बोल करके मानता नहीं था, बिहार में भी बिहारी बोल करके मानता नहीं था। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया तो हम लोगों का कोई आइडेंटिटी नहीं है। इन तमाम विषय को लेकर के गुरुजी का जो बातें और चर्चा होता था, इसी पे हम लोग प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के पार्टी में योगदान किया और सक्रिय भूमिका, यानी जो समय का जो आंदोलन था पृथक राज्य का, उस आंदोलन में कूद पड़े और आंदोलन में कूद पड़ने के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आपको स्मरण होगा कि 1995 में जब झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद बना था, उस समय भी मुझे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर सेपरेट स्टेट अस्तित्व में आया और पार्टी विश्वास जताया, हमें उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए टिकट दिए। टिकट देने के बाद चुनाव जीता और फिर यहाँ तक आया। जी, हम इस पे फिर से वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बचपन पे भी रहेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज बचपन जो हम लोग बचपन जिए हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। तो हम बचपन में के बारे में वापस जाते हैं। आपको याद है कभी आप बचपन में अपने गुरुजी या मास्टर साहब से कोई पिटाई खाए हो? पूरा एक घटना का जिक्र करेंगे। उस समय हम लोग मास्टर साहब को देखने के बाद हम लोगों के मन में भय उत्पन्न होता था और पूरा दिमाग कंसंट्रेटेड हो जाता था। जब भी मास्टर साहब कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर मास्टर साहब का छड़िए से बात होता था। तो उस समय तो यह स्थिति था, मन में श्रद्धा भी था, भक्ति भी था और भय भी था। इसी के बीच हम लोगों का जीवन है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है कि ये सब चीज से आज के बच्चा बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। इवन एक और टॉपिक है कि हम लोग बचपन में माँ बाबू जी से बहुत कुटाई हुआ है। सही बात है। जब हम लोगों का उदंडता करते थे घर में
गार्जियन की बातों से अलग रहते थे, हट के रहते थे, अपना कामों में मनोयोग नहीं देते थे, तो इन तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। चाहे शिक्षक के तरफ से हो, चाहे माँ बाप के तरफ से हो, चाहे घर के और अन्य अभिभावक के तरफ से हो। बिल्कुल। कोई एक इंसिडेंट आपको याद है जो बचपन में लगा कि बहुत दुख हुआ था जब माँ या पिताजी डांटे थे, और आज लगता है कि नहीं वो एक बड़ा लेसन था, सबक था मेरे लिए? देखिए, जिस सवाल आपने किया जी, ये बहुत व्यापक सवाल है। आदमी जब बचपन में रहता है तो घर परिवार का आंतरिक व्यवस्था, अपने बच्चों को पालन पोषण करने की व्यवस्था, उन बच्चों के ऊपर अपने परिवार के संस्कार को डालने का जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया में कभी कभी हम लोग झल्लाते थे। शिशु मन में या बचपन का मन में कभी कभी रिवोल्ट करता था कि गार्जियन अनावश्यक रूप से हम लोगों पर दबाव देता है, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों से आगे हटेंगे। लेकिन आज हम लोग इस चीज़ का एहसास कर रहा है कि नहीं, बचपन का वो जो शासन था, वो अभिभावक का जो कड़ाई था, ये सही मायने में डिसिप्लिन के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे इतना हुआ कि कम से कम हम लोगों को दुनिया में चलने का जो मार्ग होता है, जो लाइन होता है, उससे बाहर नहीं आने दिया। और आज निरंकुश है, निर्णय अपने मन में लेते हैं, और अपने मन में निर्णय लेने के क्रम में कभी कभी गलती अगर हो भी जाता है तो फिर किसी पर दोष आरोप करने का फिर कोई स्पेस नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता है, अपने पर लेना पड़ता है। तब मन में होता है कि काश आज अगर गार्जियन होता तो हम लोगों को इस विषय पर बताते और हम लोग सही मार्ग पर चलते और उनका अनुभव का फायदा लेते। लेकिन वर्तमान परिवेश में, आज के परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कपुल भी कर सकते हैं, जोड़ी भी कर सकते हैं, या परिवार भी कर सकते हैं। वो लोग माँ बाप सबसे अलग होना पसंद करता है, स्वतंत्र जीवन यापन करने का पसंद करता है। लेकिन गार्हस्थ जीवन में या संयुक्त परिवार में जीने का जो आनंद है, लगता है कहीं ना कहीं इसका जो बू है, इसका जो सुगंध है, ये धूमिल होते जा रहा है, धूमिल होते जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी विषय हम लोगों को समझ आता है कि चूंकि परिवार में नहीं रहने के कारण, माँ बाप के पास नहीं रहने के कारण, अभिभावक नहीं रहने के कारण ये लोग बिगड़ गया, ये परिवार बिगड़ गया, ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। इसलिए मेरा मानना है, आज हम कितनों स्वतंत्र हो, कितनों अल्ट्रा मॉडर्न हो, कितनों अत्याधुनिक हो, लेकिन पहले का जीवन यात्रा, संयुक्त परिवार के जीवन यात्रा, उसमें जो व्यक्तित्व पर जो संस्कार डालने का काम होता था, ये भयंकर बेहतर है, उसका आज कोई विकल्प नहीं है। अभी 4 दिन के बाद फादर्स डे लोग मनाएगा, जानते हैं। और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला पिछले साल आपके पिताजी गुजर गए। तो पिताजी को कौन सी सीख है और बात है जो आप सारी जनता के साथ चाहेंगे शेयर करना, जो आपको आज भी स्मरण है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाल ही के दिनों में पिताजी गुजर गए जी। लेकिन पिताजी शिक्षक थे जी, मध्य विद्यालय के, और शिक्षक में से कठोर डिसिप्लिन के समर्थक थे। डिसिप्लिन के इतर कोई भी विद्यार्थी होता था, वे उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, उनको पूर्ण रूप से शासन करते थे। यहाँ तक कि उनके अभिभावक के साथ भी अगर संपर्क करने की आवश्यकता होता था तो पिताजी करते थे। यानी कोई भी बचपन को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। उनको एक अच्छे इंसान, एक अच्छा संस्कार और उनके जो विषय है उस विषय का ज्ञान देने पर बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। इस फादर्स डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने परिवार से, पिता माता से दूर रहते हैं? देखिए, इस फादर्स डे में तो हम ये कहेंगे कि ये अनमोल चीज़ है, इनका कोई विकल्प नहीं है, माँ बाप का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कोई भी अगर किसी भी कारण से हो, रोजी रोजगार, व्यवसाय वाणिज्य से अगर कोई माँ बाप से दूर रहते हैं तो ये मार्मिक क्षण होता है। सब इंसान चाहता है कि हम माँ बाप के साथ
हम अपने गार्जियन के साथ, हम अपने अभिभावकों के साथ ही अपना दीन का निर्वाहन करें। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी है जी, माँ का आंचल, बाप का स्नेह, पिताजी का स्नेह, इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ अमूल्य रत्न नहीं होता है। बचपन का कोई खेल, हम लोग तो खेलते भी बहुत थे। जी, जी। जिस तरह के स्कूल और परिवेश में हम लोग थे, कोई खेल जो आपको आज भी याद आता है? नहीं, हम लोग तो बचपन में गांव देहात का तो खेला आप जानबे करते हैं। हम लोग कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, तालाब में तैरते थे, घंटों घंटा तक तैरते थे, तैरने में थकते नहीं थे। यही सब हम लोगों का बचपन के साथियों के साथ मिलकर इसी सब का आनंद हम लोग उठाते थे। और गांव में तो दूसरा कुछ था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब जो बच्चे हैं वो मोबाइल में सिमट नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा? बिल्कुल सिमट रहे हैं। आजकल हर बच्चा, छोटा बच्चा, उसको मोबाइल का ज्ञान भी नहीं हो। अब खाना खाने के लिए माँ बाप अगर बच्चा को देता है तो मोबाइल खोल करके देते हैं। वो मोबाइल का गाना सुनते या मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं। बिना मोबाइल का बच्चा खाना नहीं खाते हैं। ये चीज तो हमको नहीं लगता है कि ये सिस्टम और ये व्यवस्था और ये चीज इंसान को कहाँ तक लेके जाएगा और इसका दूरगामी क्या प्रभाव होगा, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम लोग हमेशा एक प्रयास करते हैं कि बच्चों को इन तमाम इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा दूर रखें। जब वे सक्षम होंगे, इन तमाम चीज़ों को समझने के काबिल होंगे, तब इनका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक सवाल जो मेरा एकदम दिल वाला सवाल है आपसे कि बचपन में मिले संस्कार और नैतिक मूल्य जो आपके पिताजी ने दिया या माताजी ने आपको दिया, आज जब आप कामयाब हैं तो कितना योगदान समझते हैं उन चीज़ों का? देखिए, ये तो 100% इसी का योगदान है कि हम लोग बिगड़ने का तो दूर की बात है, बिगड़ने का प्रवृत्ति है, बिगड़ने का इच्छा भी नहीं रख पाते हैं। और ऐसे भटकाव का स्थिति आता है तो हम लोग 100 बार सोचना पड़ता है हम लोगों को। तो मैं सोचता हूँ कि आज दिमाग के अंदर में अगर छड़ी के रूप में, डिसिप्लिनरी छड़ी के रूप में अगर कोई काम करता है तो वो प्रारंभिक जीवन का जो सीख है वही काम करता है। राजनीति में इसका आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे? बिल्कुल। राजनीति में भी जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के सानिध्य में आए तो उतना ही डांट हम लोगों को मिलता था। कभी हम लोगों को बिगड़ने का मौका हम लोगों को हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन ने नहीं दिया। अगर किसी के बारे में उनके कान तक कोई शिकायत पहुंचता था तो बुला के डांटते थे कि तुम इस तरह का कैसे कर दिया जी। हम लोगों को शर्मिंदा महसूस होता था, लज्जा का अनुभव होता था, और हरगिज हम लोग इन तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखते थे। एक संपूर्ण माँ बाप के उत्तरदायित्व में पार्टी को चलाना हमारे गुरुजी का ये लक्ष्य था। और हम लोग राजनीतिक जीवन और आंदोलन में आने के बावजूद, अंदर में मिलिटेंसी का भावना होने के बावजूद भी भटकाव नहीं होने के पीछे वही सिर्फ उनका ही आदर्श, यानी आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का ही आदर्श हम लोगों को काम किया और आज तक काम कर रहा है। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राजनीति करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए, अब राजनीतिक में कितनों जटिलता आए, कितनों कॉम्प्लेक्सिटी आए, अलग विषय है जी। मोरल तो हर इंसान का जीवन का एक अलंकार होता है। बिना मोरल का जीवन हमको नहीं लगता है कि जिस जीवन में नैतिक मूल्य न हो, जिस जीवन में नैतिक मूल्यों के आधार न हो, आप कितनों भी ऊंचाई पर क्यों न चल जाए, आप दुनिया के आर्थिक व्यवस्था में कितना सुसंपन्न क्यों न हो जाए, नैतिक मूल्य के बिना दुनिया आपको कभी स्मरण करने वाला नहीं है। ये तो मूल विषय है। 30 वर्ष पहले जब आप राजनीति शुरू किए थे और उस वक्त जो नैतिक मूल्य था, क्या लगता है आज राजनीति में उतना नैतिक मूल्य है? देखिए, आज भी राजनीतिक मूल्य है। आज भी समाज के अंदर में लोग राजनीतिक मूल्यों का अनुपालन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ लोग जो राजनीतिक मूल्यों से भटकाव के स्थिति में आ जाते हैं, वो आलोचना का पात्र बन जाते हैं, उनका चर्चा भी होता है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि विशेष करके इस लोकतंत्र में
लोकतंत्र में अगर लोक लाज की अभाव होता है तो हमको लगता है कि ये सफल लोकतंत्र का आदमी नहीं बन सकता है। आदमी हमें क्या कहेगा, कोई अच्छा काम करने में हमें प्रशंसा करेगा, खराब काम करने का हमारा निंदा करेगा, और इस निंदा और प्रशंसा के बीच का जो अंतर है इसको अगर हम नहीं समझ पाए और इसका पालन अगर नहीं कर पाए तो हम समझते हैं कि आप कुछ भी करिए वो निरर्थक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। आप 7 साल ऑलमोस्ट, एक सत्र पहले आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, फिर दूसरे पारी में भी आप अध्यक्ष हैं। दोनों पार्टी को, पक्ष और विपक्ष दोनों को आप इतनी आसानी से मैनेज कर पाए और विधानसभा का सत्र चला पाते हैं, क्या चुनौतियां और क्या वजह है कि आप इतना अच्छे से मैनेज कर पाए? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे अंदर में ऐसा कोई प्रवृत्ति नहीं है जिसके चलते हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं। सिर्फ इतने सीधी बात इतना ही है, विधानसभा संचालन के क्रम में जो नियमावली में है, जो नियम है पक्ष के प्रति और प्रतिपक्ष के प्रति, उनको संपूर्ण मर्यादा देकर के ही सदन को संचालन करने का प्रयास करते हैं। और जब ये चीज प्रयास करते हैं, इसको प्रैक्टिस में जब लाते हैं तो सदन स्वतः चलता है। इसमें हमारा बहुत कुछ योगदान है या इसके पीछे बहुत ज्यादा मेरिट है, लेकिन गलियारे में तो चर्चा ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं कि देखिए, आपकी सरकार पिछली बार सफलतापूर्वक 5 साल कंप्लीट की, ठीक है, और उसके बाद दोबारा बहुत बहुमत के साथ आप वापस आए और इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय लोग आपको देते हैं। तो मैं समझता हूँ, और एक और अच्छी बात क्या निकल के आई कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आप इकलौते ऐसे अध्यक्ष बने जो अध्यक्ष होने के बाद फिर चुनाव जीत के आए और अध्यक्ष बने झारखंड की राजनीति में। तो ये तो क्रेडिट सर आपको जाता है। देखिए, जब हमारे तत्कालिक कार्यकारी अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष और इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आंदोलन के समय से हम लोगों के साथ रहे हैं और करीबी से हम लोगों को जानते भी हैं, और उनका भी विश्वास, गुरु जी का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर था और हमने भी उनके विश्वास पर आंच आने नहीं दिया। हमेशा सतर्क रहते हैं कि हमसे ऐसा कोई काम न हो जाए जिस काम से उनको बदनामी झेलना पड़े या उनके ऊपर हमारा काम का बदनामी आए। हम लोग भी इस प्रयास करते हैं कि ऐसा कम से कम नहीं हो, इसको दिमाग में रखते हुए आगे निकलने का प्रयास करते हैं। और तभी संभव हुआ कि फिर से माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोबारा हमको इस पद के लिए, इस जगह पे भेजने के लिए अपना निर्णय लिए। सर, झारखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए और 25 वर्ष में झारखंड के समकक्ष में जो दूसरी राज्य बनी, कंपैरेटिवली, हालांकि झारखंड भी बहुत प्रोग्रेस किया है तब से, बट कंपैरेटिवली वो लोग ज़्यादा बढ़िया किया, ऐसा क्या वजह है? देखिए, झारखंड निर्माण होने के बाद झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के दौर पर गुजर रहा था, और स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई राज्य अगर राजनीतिक अस्थिरता, या देश भी आप मान सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता के दौर से अगर गुजरता है तो उनमें जो अपेक्षित विकास का जो परिकल्पना है और अपेक्षित विकास जो होना है, कहीं ना कहीं वो बाधित होता है। तो मैं समझता हूँ वह जो दौर था वह दौर इस तरह का नहीं था, और आज बहुमत का सरकार आया है और आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य को आगे ले जाने का जो जमीनी हकीकत है, जो कहाँ कहाँ हमारा राज्य के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ कहाँ पीछे हैं, किस किस चीज़ में पीछे हैं, हम सरकार के तरफ से कौन सा नियम कानून बनाएंगे या कौन सा सपोर्टिंग योजना बनाएंगे, कल्याणकारी योजना बनाएंगे जिससे यहाँ के लोगों का भलाई होगा, इन तमाम विषय पर ध्यान दिए। और ध्यान देने के बाद आप देख ही रहे हैं कि राज्य दिन ब दिन आगे निकल रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन सर अभी भी एक बड़ा चैलेंज है झारखंड के लिए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आप तो देख रहे हैं, हाल के दिनों में सरकार पूरे टीम के साथ
उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए, झारखंड में उद्योग लगाने के लिए आग्रह करने के लिए विदेशों का भी दौरा किए, और विशेष करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा सटीक बैठेगा उसका भी अध्ययन करने के लिए गए। और हमको उम्मीद है कि आने वाला समय में हमारे यहाँ झारखंड के परिवेश के अनुकूल उद्योग स्थापित होगा। और सरकार भी गंभीर है। यहाँ पिछले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सारा प्रॉब्लम रहने के चलते उद्योगपति मुंह मोड़ लिए। बहुत सारे लोग MOU करने के बावजूद भी यहाँ उद्योग स्थापित करने से पीछे हट गए। आज ऐसा परिवेश नहीं है राज्य के अंदर में। आज यहाँ का कानून व्यवस्था भी बहुत ठीक ठाक हो गया है, और मैं समझता हूँ एक उद्योग बनाने के लिए एक माकूल परिवेश का जो जरूरत होता है आज हमारे राज्य के अंदर में यह विद्यमान है। इसलिए उद्योगपति भी आकर्षित हो रहा है, और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय में निश्चित रूप से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उद्योग स्थापित होगा। एक दूसरा सवाल जो मेरे दिल का बहुत करीब, और आप चूंकि शिक्षक मतलब आधे शिक्षक तो थे अगर आपने बीएड किया है, तो एजुकेशन पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम बजट बनाते हैं, फैकल्टीज के क्वालिटी पे, फैकल्टीज के रिक्रूटमेंट पे, और वहां पे मुझे लगता है एक चूक है। तो उस पे सरकार का ध्यान क्यों नहीं, और अगर है तो कैसे वो सुधारने का उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं जी। आज आप देख रहे हैं प्रारंभिक क्लास से यानी स्कूली शिक्षा से सरकार प्रयासरत है कि हम अपने यहाँ के ननिहालों को कैसे बेहतर तैयार करेंगे। आपको उदाहरण के तौर पर बनाता, हम एक यूनिवर्सिटी बना दिया अत्याधुनिक। अब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी तो प्रारंभिक क्लास से निकल के आएंगे, वहां से आएंगे, वहां का हाई स्कूल पास करेंगे, फिर कॉलेज में दाखिला लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर उस यूनिवर्सिटी के अनुकूल प्रारंभिक जीवन से उनको नहीं बना दीजिएगा तो फिर आगे आकर के बेचारा को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सरकार का ध्यान है कि हमको प्रारंभिक एजुकेशन को सुधारते हुए आगे की एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, ताकि दुनिया के परिवेश में और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम झारखंड में भी अपने विद्यार्थियों को तैयार कर सकें। आपने देखा होगा कि अभी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस चल रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा उस स्कूल में CBSE पैटर्न में या जो उन्नत पैटर्न में जो पढ़ाई होता है, जिसका करिकुलम और सिलेबस उन्नत पैटर्न का होता है, उन तरह का एजुकेशन अब हमारे स्कूल या पाठशाला में अब प्रारंभ होने जा रहा है। और फिर भी कुछ चीज का तो अभी भी हम लोग भरपाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन सरकार का प्रचेष्टा दिख रहा है। सरकार अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने स्कूलों को एक अत्याधुनिक और आधारभूत संरचनाओं से सुसज्जित स्कूल बनाएंगे, ताकि हमारे यहाँ का विद्यार्थी दुनिया के किसी भी कोने पे जाए वो लोग ढंग से पढ़ सकेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आने के बाद जो ऐसे विद्यार्थी जी थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन गरीब होने के चलते उनके परिवार में आर्थिक सच्छलता नहीं होने के कारण विदेशों की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने से विफल हो रहे थे, ऐसे विद्यार्थियों को मारांगम के पारदर्शी स्कॉलरशिप से जोड़ करके विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। उसी तरह से आज भी चाह रहा है कि गांव और ग्रामीण परिवेश का जो विद्यार्थी है उनको भी अच्छा शिक्षा मिले, वो भी अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा विषय का ज्ञान अर्जन करके आगे निकले। आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में मिल रहा है, स्मार्ट क्लास वो सब जगह में मिल रहा है, स्मार्ट बोर्ड वो सब जगह में मिल रहा है। इन तमाम आधारभूत संरचना जो गांव देहात के विद्यार्थियों को कभी नसीब नहीं होता था, आज ये चीज गांव देहात में भी नसीब हो रहा है, और वहां से भी विद्यार्थी जो मेधावी विद्यार्थी है निकल के आपको आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा कि हम लोग देखते थे एक विषय जो एक परिवार में 2-3 विद्यार्थी पढ़ने में अगर मेधावी निकल जाता था तो माँ बाप के पास उतना क्षमता नहीं था कि तीनों विद्यार्थी को हॉस्टल में या बाहर रख करके पढ़ाएं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मेधा यानी राज्य का एसेट होता है वो नष्ट नहीं हो जाए, इसके चलते योजना का प्रारंभ किया है। वे 15-15 लाख रुपया का ऋण उनको मिलेगा और कम इंटरेस्ट में मिलेगा, और रिटर्न का जो पीरियड है वो भी लिमिट नहीं है, कभी भी वो उसको वापस कर सकते हैं। यानी उनका पढ़ने का जो पूरी मौका देने का काम
हमारे सरकार ने किया है। और अर्थ और गार्जियन के आर्थिक अभाव विद्यार्थियों का पढ़ने का बाधक न बने, इस पर भी सरकार का ध्यान है। और आने वाला समय में इसका फायदा आप निश्चित रूप से राज्य के इस छात्रों को मिलेगा। सर, मेरा एक और तीसरा चीज जो मेरे से दिल से करीब है वो है खेल, जो मैं बात कर रहा था। शहर में खेलने के लिए मैदान धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, तो मेरा एक निवेदन है कि अगर सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाए कि शहरों में भी खेल के मैदान सुचारू रूप से रहें और बच्चे खेलने के लिए जाएं, तो क्या सरकार इस दिशा में कुछ प्रयास कर रही है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सरकार खेल नीति भी बनाए हैं और उनका प्रयास है कि शहर का जो खेल के स्टेडियम है या जो मैदान है वो भी नहीं सिमटे। और साथ साथ सिर्फ शहर का विषय नहीं है, ये गांव का भी विषय है। आज गांव में भी बहुत सारा गांव आपको मिलेंगे जहाँ सही मायने में बच्चों का खेलने का जगह नहीं है। या तो किसी निजी जमीन में खेलते हैं या तो ऐसे जमीन में खेलते हैं जो कल हो सकता है वह जमीन उसके खेल के मैदान के रूप में न रहे। तो ऐसा वहाँ भी सिमटते जा रहा है। और सरकार का प्रयास है कि हर संस्था में, चाहे प्रारंभिक स्कूल हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, +2 विद्यालय हो, कॉलेज हो, सब जगह में विद्यार्थियों को खेलने के लिए व्यवस्थित मैदान हो, गांव के नौजवानों को भी खेलने के लिए एक मैदान हो। इसलिए आप तो झारखंड जिस तरह खान खनिज से नाम से जाने जाते हैं, खेल के नाम से भी जाने जाते हैं। खेल के प्रतिभा संपन्न व्यक्ति यहाँ से बहुत पुराने समय से खेल के साथ हॉकी का रिश्ता रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में इस चीज को भी बचा के रखने का उत्तरदायित्व वर्तमान सरकार यानी हेमंत सोरेन जी का सरकार निर्वहन सिमडेगा, खूंटी, ये सब पूरा हॉकी का नर्सरी रहा है एक समय में। आप खाली समय में झारखंड के कौन सा पिकनिक स्पॉट या हॉट स्पॉट पे घूमना पसंद करते हैं? देखिए, एक बात आपको सच्चाई से बता दूं जी कि हम लोग पिकनिक स्पॉट और हॉट स्पॉट से उतना नहीं है। अपने गांव देहात में बचपन में जो पिकनिक स्पॉट और हॉट स्पॉट आज भी आए पड़ेगा, जो पहाड़ी, तालाब, बांध, डूंगरी, जंगल जो गांव में आज भी विद्यमान है, इसी सब जगह में घूमने टहलने में ज्यादा पसंद करते हैं। चाय पीते हैं या कॉफी? चाय पीते हैं। और झारखंडी कौन सा फूड है जो आपको बहुत पसंद है? हम लोगों का मूल है, हम लोग एक्चुअली मांसाहारी हैं। अच्छा, आप जानिए रहे हैं, दाल भात सब्जी यही हम लोगों का मूल आहार है। रुगड़ा पसंद करते हैं आप? रुगड़ा कभी कभी लेते हैं और रांची आने के बाद। हाँ। ढुसका और आलू चना का सब्जी? आलू चना का सब्जी भी लेते हैं। और ढुसका ये आपके छोटनागपुर इलाका में ज्यादा मिलता है, संथाल परगना के इलाका में आलू चप ज्यादा मिलता है। जो टूरिस्ट बाहर हैं झारखंड से और झारखंड आना चाहते हैं घूमने के लिए, आप उनको किस तरह का भरोसा देना चाहेंगे कि वो क्यों आए झारखंड? देखिए, कोई भी जगह का सैलानी जब किसी प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा की आवश्यकता होता है और सैलानियों का जो आवश्यक सुख सुविधा होता है वो भी देना पड़ता है। अगर उसका अभाव होता है तो सैलानी ऐसे ही उस जगह आने से मुंह मोड़ लेते हैं। तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं, बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न जगह भी हैं, जलप्रपात हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, जहाँ घूमने देखने के लिए देश के विभिन्न कोने से, विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे ख्याल से उनको हर तरह का सुख सुविधा देना चाहिए। सर, एक चीज और मैं आखिरी जानना चाहूँगा आपसे कि झारखंड के 25 साल अभी होने जा रहे हैं बने हुए, तो यहाँ पे आप झारखंड की जनता को क्या मैसेज देना चाहिएगा? झारखंड का 25 साल हो गया है, होने जा रहा है अभी, होने जा रहा है जी। और आपने शुरू में भी ये प्रश्न हमारे सामने रखा कि हम डेवलपमेंट में जो अपेक्षित डेवलपमेंट है दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे साथ अलग हुए, विशेष करके छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उन लोगों से विकास में पीछे हैं। हम यही बोलना चाहेंगे कि निश्चित रूप से झारखंड के आदिवासी धैर्य रखें, यहाँ का सारा व्यवस्था ठीक ठाक हो रहा है और आने वाला समय में हमारे पूर्वजों ने जो उम्मीद किया है कि झारखंड पूरे देश का एक श्रेष्ठ राज्य में शुमार होगा और आने वाला समय में हमारा राज्य निश्चित रूप से
श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा देश में स्थापित होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आप इतना सारा समय देने के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी के साथ, और आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दें। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे कमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।